अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हमारी बात चल रही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम कह रहे हैं कि जो अंदरूनी साख्त है फूलदार पौधों की, उसकी हम बात कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया था दो वर्गीय और एक वर्गीय पौधों की एनाटॉमी की। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम जो एनाटॉमी देखने वाले हैं वो जड़ की, फिर तने की और फिर पत्तियों की देखने वाले। तो सबसे पहले हमने जड़ की एनाटॉमी स्टार्ट की, और जड़ की एनाटॉमी में भी हमने दो वर्गीय जो जड़ें होती हैं यानी डाइकोटिलेडोनस जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की बात की। अब उसके बाद हम बात करने वाले थे एक वर्गीय पौधों की जड़ों की। ठीक है। तो अब आमतौर पे दो वर्गीय पौधों की जड़ों में हमने बहुत सारी अलग अलग साख्तें देखी। वही सारी की सारी साख्तें जो होती है वो एक वर्गीय पौधों में भी एक जैसी होती है। जैसे बाहर जो होगा वो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के ऊपर क्या बनेगी, जड़ बाल बनेगी, उसके बाद कॉर्टेक्स रहेगा, उसके बाद पेरीसाइकल रहेगा, फिर उसके बाद फ्लोएम जाइलम रहेगा। ये पूरी साख्तें सेम एक वर्गीय पौधों में भी रहेंगी। सिर्फ यहाँ पर क्या चीज अलग होंगी उसको याद रखना है। ठीक है। सारी चीजें एक जैसी, सिर्फ एक जो हटकर है, अगर उसको आपने याद रख लिया इसका मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक है। नाउ वो क्या है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक वर्गीय पौधे। देखिए यहाँ पर है ना मोनोकोटिलीडॉन है, यहाँ है डाइकोटिलीडॉन। नाउ मोनोकोटिलीडॉन के अंदर दिखने वाली जड़ों को देखिए, डाइकोटिलीडॉन के अंदर दिखने वाली जड़ों को देखिए। यहाँ पर जो सिस्टम है ये टैप रूट सिस्टम है, यहाँ पर जो सिस्टम है वो फाइब्रस रूट सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी रूट देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको टर्शियरी रूट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सेकेंडरी टर्शियरी रूट। आप बोलेंगे कि सर ये शाख और ये शाख में फर्क क्या है, थोड़ा गौर से देखो। ये शाख देखिए इस तरह से, और फिर इससे धीरे धीरे एक शाख अलग हो रही है। और यहाँ देखो, यहाँ से ये अलग है, 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 ये अलग है। क्या मतलब है, ये प्राइमरी ग्रोथ के बाद या सेकेंडरी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन यहां पर प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, इब्तदाई ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है ना। यही बात को यहां पर बोला गया है ना। कई लिहाज में एक वर्गीय जो जड़ें होती है उनकी एनाटॉमी यानी अंदरूनी साख दो वर्गीय जड़ों से यकसा होती है, यानी बहुत ज्यादा उनमें सिमिलैरिटी है ना। इनमें भी एपिडर्मिस होती है बाहर की लेयर, इनमें भी कॉर्टेक्स होती है उसके बाद की लेयर, उनमें भी इंडोडर्मिस होती है उसके अंदर की लेयर, उनमें भी पेरीसाइकल होती है उसके बाद की लेयर, उनमें भी वेस्कुलर बंडल यानी फाइलम और जाइलम, और आखिर में देखिए ये सीक्वेंस, अगर आपने ये सीक्वेंस को याद कर लिया ना बच्चों, तो आपको बहुत कम वक्त में असल में पौधों की साख्त में क्या क्या चीजें होती है खुद ब खुद समझ में आ जाए। बाहर होती है एपिडर्मिस, फिर होती है कॉर्टेक्स, फिर होती है एंडोडर्मिस, फिर होती है पेरीसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल, और अंदर जाके आखिर में जो हिस्सा बचेगा वो रहेगा पित्त ना। दो वर्गीय जड़ों के मुकाबले में जिनमें कम में जाइलम बंडल जो है वो कम होते हैं, एक वर्गीय जड़ों में अक्सर ये 6 या इससे ज्यादा होते हैं ना। ये सबसे पहला फर्क है। क्या पहला फर्क है कि यहाँ जो जाइलम होंगे, जाइलम के नंबर एक वर्गीय पौधों में ज्यादा होंगे। पहला लफ्ज अपने याद रखना है क्या, कि जो जाइलम है, ये जाइलम इनकी जो नंबर है ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा पित्त, पित्त बहुत ज्यादा होता है और काफी नमो याफ्ता होता है। दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क है पित्त। पित्त जो होता है ये एक तो बहुत ज्यादा रहेगा और दूसरा ये डेवलप्ड रहेगा, नमो याफ्ता रहेगा। डेवलप या नमो याफ्ता का मतलब क्या है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। कैसा रहेगा अभी हम आगे डायग्राम में देख रहे हैं ना। फिर एक बात कि यक वर्गीय जो जड़ें होती हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता। अब जब अगर कैम्बियम नहीं है तो इसका मतलब ये जो टाइप है ये कौन सा टाइप हो गया जिसके अंदर कैम्बियम नहीं होता, तो हमने कहा था बंद, यानी क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है। और दूसरा उसके अंदर सानवी नमू नहीं होती। इसलिए देखिए यहाँ पर सानवी नमू नहीं है, यहाँ पर सानवी नमू है। यहाँ पर पहले एक जड़ बन रही है, फिर उस जड़ से दूसरी जड़, फिर उस जड़ से तीसरी जड़, लेकिन यहाँ पर एक ही जड़ बन रही है, दूसरी जड़ बन रही है। और आप बोलेंगे जी सर ये क्या है, ये उनके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर है, जो बाल है वो है। इसलिए ये जो जड़ होता है इसको बोला जाता है फाइबरस रूट सिस्टम। बात समझ में आ रही है। तो ये दो तीन बड़े जो डिफरेंस है, उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनके अंदर सानवी नमू नहीं होती, जबकि डाइकोटिलीडॉन में सानवी नमू मौजूद होती है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सीधा सीधा आंसर है, आपके 4 मार्क आपके हाथ में याद रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पे चीजों को याद रखना है ना। अब हमने अभी तक जो बात की वो बात किसकी की है, हमने बात किए थे जड़ों की, एक वर्गीय पौधे की और दो वर्गीय पौधे की। अब हम बात करने वाले हैं तने की। देखिए देखते साथ समझ में आ रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है।
नाउ दो वर्ग की तने की। नाउ इन तनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बैरूनी जो परत होती है वो होती है एपिडर्मिस। हम बार बार कह रहे हैं कि बैरूनी परत कौन है? एपिडर्मिस। नाउ जो बाहरी क्यूटिकल की पतली तह से ढकी होती है, क्यूटिकल मैंने पहले भी बोला, क्यूटिकल मतलब ये गैर सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर है, ये एक तरह का मादा है। नाउ इसमें ट्राइकोम्स और कुछ दहन यानी कौन मौजूद होते हैं? स्टोमेटा। हमारी पहले बात हुई कि हमने कहा कि जो तने होते हैं उन तने के ऊपर जो जड़ बाल होती है, तने के ऊपर जो जड़ बाल होती है उन जड़ बालों को, या सॉरी तने के ऊपर जो बाल होते हैं, सॉरी तने के ऊपर जो बाल होते हैं उन बाल को क्या बोला जाता है? ट्राइकोम्स। क्या बोला जाता है इनको? ट्राइकोम्स। नाउ एपिडर्मिस और पेरीसाइकल, इनके दरमियानी जगह में खलियों की कई सारी परतें होती हैं और उसको क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल। ठीक है। फिर ये जो कॉर्टेक्स है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कॉर्टेक्स के अंदर भी कितने हिस्से? तीन। एक होता है बाहरी हिस्सा जिसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस, और ये जो होता है ये कोलन कायमा, जैसे पैरन कायमा हमने पढ़ा ना, वैसे ये किससे बना हुआ है? कोलन कायमा की खलियों की बना होता है। और यहाँ पर जो खलियों की दो या क्या होती है? तीन परतें होती है। फिर ये जो होती है ये बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होती है। तो याद रखिए कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर याद रखिए कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये तना है। तने के अंदर जो सबसे बाहर की लेयर है वो कौन है? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या मौजूद है? हेयर मौजूद है। और इन हेयर के ऊपर कौन मौजूद है? क्यूटिकल। फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि अंदर की तरफ कौन है? पैरन कायमा। और हम कहते हैं कि पैरन कायमा कहाँ मौजूद होती है? तो पैरन कायमा जो बनाती है वो सेलेरन कायमा बनाती है ना। उसके बाद यहाँ पर कौन मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है कॉर्टेक्स। और ये जो कॉर्टेक्स है इस कॉर्टेक्स को बनाने वाला यहाँ पर कौन है? कोलन कायमा। फिर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अलग अलग क्या मौजूद होती है? लेयर मौजूद होती है। उसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको बोला है हाइपोडर्म। ये जो हाइपोडर्मस है ये सबसे नीचे है, किसके नीचे मौजूद है? एपिडर्मस की। ठीक है ना। दूसरा, ये नर्म तने को इस्तेकाम पहुंचाती है। असल में ये जो हाइपोडर्मिस है जो एपिडर्मस के नीचे है, ये हाइपोडर्मस क्या करती है? ये हाइपोडर्मस असल में जो तना है उस तने को क्या पहुंचाती है? मजबूती। तो जो तना होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। आप किसी भी पत्ते को, किसी भी पौधे को आसानी से तोड़ते हैं क्या? नहीं, आप उसको कुल्हाड़ी से कट करते हैं। तो जब आप उसको कुल्हाड़ी से कट कर रहे हैं इसका मतलब वो तना बहुत मजबूत है। और वो तने को मजबूती पहुंचाने का काम कौन कर रही है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस बनी हुई किससे है? कोलन कायमा। बात क्लियर हुई? तो ये जो कोलन कायमा की जो लेयर है ये कौन है? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किसके नीचे मौजूद है? एपिडर्मिस। तो दूसरी बात क्या, इसके नीचे पैरन कायमा से मुश्तमिल कई सारी परतें होती है जो कॉर्टिकल परतें कहलाती है। फिर सबसे अंदरूनी जो परत होती है उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। ना अब ये कौन सी थी? हाइपोडर्मिस। उसके बाद जो आई वो कॉर्टिकल है। अब उसके बाद आ रही है एंडोडर्मिस। कौन आ रही है? एंडोडर्मिस। अब ये जो एंडोडर्मिस है तो ये क्या होती है? तो एंडोडर्मिस की खास बात याद रखिए, एंडोडर्मिस के जो खलिए होते हैं उनमें निशास्ता होते हैं यानी स्टार्च होते हैं। और स्टार्च के दाने इसमें यहाँ पर क्या होते हैं? भरपूर तौर पे मौजूद होते हैं। कॉलरन कायमा से बनी हुई है हाइपोडर्मिस, तने को मजबूत सहारा दे रही है। सबसे अंदर बनी हुई इंडोडर्मिस, तने को क्या पहुंचाने वाली? ग़िज़ा यानी स्टार्च को क्या करके रखती है? स्टोर करती है। इसलिए इस परत को एक और नाम दिया जाता है स्टार्च शीट। तो ये जो इंडोडर्मिस है इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है स्टार्च शीट। याद रहेगा? तो बुनियादी तौर पे क्या याद रखना है कि सबसे बाहर है एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस के बाहर उससे ऊपर जुड़े हुए हैं बाल, हेयर, और जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम्स। फिर इसके ऊपर कौन मौजूद है? क्यूटिकल, जो उसको क्या करने वाली? कवर करने वाली है। ये हो गया इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद से यहाँ पर एक और साख्त होती है जिसको बोला है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में भी तीन रीजन है। एक है कोलन कायमा से बना हुआ जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। दूसरा जो लेयर है जिसको हमने क्या बोला था? कॉर्टिकल की परतें। और तीसरा जो लेयर होता है जो पैरन कायमा से बना हुआ है उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे अब जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा वो रहेगा वेस्क्यूलर वाला। एंडोडर्मिस के मामले में हमने याद रखना है कि ये इसके अंदर क्या जमा होता है? एंडोडर्मिस के अंदर मौजूद होती है स्टार्च, इसलिए उसको दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है? स्टार्च शीट ना। अब एक और बात,
क्या कि इंडोडर्मिस, तो इंडोडर्मिस के नीचे कौन है? इंडोडर्मिस के नीचे मौजूद है फ्लोएम और जाइलम, और उसके ऊपर है नीम खमरी शक्ल। नीम खमरी शक्ल के एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिसको बुलाया जाता है सेलरेन्काइमा। और ये जो सेलरेन्काइमा होता है ये पूरा मिलकर क्या बनाता है? पेरीसाइकल। हम बार बार बोल रहे हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल, यहाँ पर जो पेरीसाइकल है उसमें कौन से खलिए है? सेलरेन्काइमा। नाउ दो वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम वाले की बात हो रही है। दो वेस्कुलर डर्मन के दरमियानी जगह में पैरेन्काइमा के खलिए होते जो शुआई शक्ल, शुआई का मतलब रेडियल, गोल दायरे में। जैसे शुआ होती है तो शुआ कैसी होती है? यानी ये सूरज है, इस सूरज से निकलने वाली शुआ इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। जो पैरेन्काइमा होते हैं उस पैरेन्काइमा को बनाने वाले जो खलिए हैं वो पूरे के पूरे एक दायरावी शक्ल में जमा है, यानी शुआई तरतीब में वो जमा हो गए हैं। तो इनको बोला जाता है मेड्यूलरी रेस। क्या बोला जाता है इनको? मेड्यूलरी रेस। फिर बहुत सारे यहाँ पर वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो एक दायरे की शक्ल में मौजूद होते हैं। और वेस्कुलर जो बंडल है तो हमने बार बार बोला है कि बार बार क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ होगा फ्लोएम और उसके बाद, सॉरी, यहाँ होगा जाइलम और उसके बाजू में होगा फ्लोएम। नाउ वेस्कुलर बंडल्स का दायरे की शक्ल में मुरत्तिब होना दो वर्गी तने की इम्तियाजी खुसूसियात है। यानी अगर हमने दो वर्गी पौधे या डाइकोट्स की अगर हम बात करते हैं और डाइकोट्स के भी तने की अगर बात करते हैं तो इस तने की जो खास बात है या इस तने की जो खुसूसियात है वो खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये है कि इसके पास जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कौन होते हैं? वेस्कुलर बंडल। यानी वेस्कुलर बंडल का मतलब कौन हो गया? फ्लोएम और जाइलम। उनकी जो तरतीब है वो किस तरह की है? दायरों, गोल गोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट्स, खुला हुआ और इंडोर कैसा होता है? वेस्कुलर जो बंडल होता है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक लगे होंगे तो उसको बुलाए थे कॉन्जॉइंट। दूसरा खुला हुआ, खुला हुआ का मतलब यहाँ पर कौन मौजूद नहीं है या कौन मौजूद है? कैम्बियम। तो कैम्बियम अगर मौजूद है तो खुला हुआ यानी ओपन। फिर इनडार्क, इनडार्क प्रोटोजाइलम मौजूद होता है। इनडार्क मतलब जो अंदर की तरफ मौजूद है। और तने के बीच में गोल पैरेन्काइमाटस क्या मौजूद होते हैं? खलिए होते हैं। और उन सारे के दरमियान में क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी फिजाएं। फिजाएं का मतलब क्या? स्पेस। मैंने पहले भी बोला कि पैरेन्काइमा जो खलिए होते हैं उन पैरेन्काइमा खलियों की खास बात यह है कि उनके बीच में क्या मौजूद होता है? गैप। उनके बीच में क्या मौजूद होता है? स्पेस। अब ये ट्रांसलेट करते वक्त उन्होंने उसको क्या बोल दिया? फिजाएं। और फिजाएं का मतलब हमारे नजदीक क्या होती है? हवा। तो इसका मतलब यहाँ पर हवा मौजूद होती नहीं बल्कि गैप मौजूद होता है, स्पेस मौजूद होता है। उर्दू में ट्रांसलेट करते वक्त उन्होंने उसको क्या बोल दिया? फिजाएं। तो इससे पहले भी जो हमने लफ्ज इस्तेमाल किए थे ना, बैन, बैन, खलवी जगह, दो खलियों के दरमियान में मौजूद जगह की यहाँ पर बात हो रही है, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या लिखा था? इंट्रासेलुलर स्पेस। तो स्पेस को हम आमतौर पे क्या बोलते हैं ना। इसके बाद उसके बाद कौन होता है? पित्त बनता है। तो ये बुनियादी जो साख्त है, अब इस बुनियादी साख्त को हम दोबारा मैं डायग्राम में आपको एक बार और समझाता हूं ताकि बात समझ में आए। ठीक है, ये जो साख्त है, ठीक है, अब इस साख्त को आप कंसिडर करिए कि ये पूरी गोल है, यानी ये तना है, इस तरह का तना। तो तने के अंदर आपने अगर गौर किया होगा तो इस तरह की लेयर होती है ना। तो ये जो लेयर है, तो ये सबसे अंदर की जो लेयर है ये कौन है? पित्त। ये बात हो रही है। उसके बाद की जो लेयर्स है उन लेयर्स में अंदर कौन होती है? जाइलम। उसके बाद यहाँ पर जो लेयर होती है उसके अंदर कौन होती है? कैम्बियम। उसके बाद जो लेयर होती है वहां पर कौन होती है? फ्लोया। फिर एंडोडर्मिस। तो इस तरह से एक जो तना होता है जो पूरा इस तरह से गोल दिखाई देता है। अगर आपको कहीं बाहर, घर के बाहर जाने के बाद कहीं पर लकड़ियों की जो टाल वगैरह होती है वहां पर अगर बड़ा तना कटा हुआ देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि तने के अंदर क्या होती है? लेयर्स होती है। और वो जो लेयर्स होती है तो सबसे बीच में जो लेयर मौजूद है वो लेयर कौन है? पित्त। उसके बाद कौन है? जाइलम। उसके बाद कौन है? कैम्बियम। उसके बाद कौन है? फ्लोएम। उसके बाद है एंडोडर्मिस। और इस तरह से उसके बाद सबसे आखिर में कौन है? एपिडर्मिस। तो इस तरह से ये एक पूरा तना क्या होता है?
बना। जैसे हमारे जिस्म की अगर हम बात करें तो अगर मेरा ये हाथ है, अगर मैं इस हाथ को कट करके इसके अंदर के सेक्शन देखो तो सबसे बीच में कौन दिखाई देगा? हड्डी, बोन। आजू बाजू में देखेंगे तो गोश्त, लेकिन वो गोश्त के अंदर भी लेयर होती है। एक लेयर वो होती है जो पूरी तरह से हड्डी को चिपकी है, वहां पर बहुत सारी खून की नालियां हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक तना होता है, उस तने के अंदर ये सारी साख्त मौजूद होती है। अगर आपने वन बाय वन क्या किया, पहला सबसे बाहर कौन है, फिर उसके बाद अगर आपने इसको इस तरह से लाइन बनाकर लिख भी लिया नोट्स की शक्ल में, तो आपको ये सारी बातें याद रहेंगी कि कौन सी लेयर बाहर है, कौन सी लेयर अंदर है। बस एक एक्स्ट्रा काम आपने क्या करना है कि एपिडर्मिस आपने लिखा, तो एपिडर्मिस का काम क्या होता है? बाहर की तय मजबूती देती है, प्लस वहां पर स्टोमेटा रहेगी, वहां पर कौन मौजूद रहेगा? जड़ बाल, ट्राइकोम्स। तो इस तरह से एपिडर्मिस आपने लिखा, उसके नीचे कोलेनकाइमा, उसके नीचे सिलेरेनकाइमा, उसके नीचे एंडोडर्मिस, और हर एक के बाजू में आपने लिखते चले गए कि इसका काम क्या है। तो खुद ब खुद आपकी एक शॉर्ट नोट्स बन जाती है और आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी, आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। आपको एक एक लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं। जिस तरह से ये लाइन में एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, वैसे ही आप इनको अरेंज कर दीजिए। बस जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इस तरह से आजू बाजू लिखते चले जाइए, आपको खुद ब खुद सीक्वेंस भी याद रहेंगे और हर एक का काम क्या है वो भी याद रहेगा, और हर शक्ल के अंदर किस तरह के खलिए मौजूद है वो भी याद रहेगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से आपके नोट्स बना सकते हैं ना। अब यकबर्गी पौधों की अगर बात कर दें तो अगेन यकबर्गी पौधों में और दो वर्गी पौधों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या है? दो वर्गी पौधों में हमको सानवी ग्रोथ देखने को मिलेंगी। क्यों? वहां कैम्बियम मौजूद होता है, खुला हुआ निजाम मौजूद होता है, लेकिन इनमें वो नहीं होता ना। अब इसको समझते हैं। यकबर्गी तने की अगर बात करते हैं तो इनमें सेलेरन कायमा खलियों की हाइपोडर्मिस होती है। देखिए, इससे पहले भी हमने बात की कि दो वर्गी पौधों में जो हाइपोडर्मिस थी, कौन थी? हाइपोडर्मिस लेयर थी। हमने बोला ना कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में 3 रीजन होते हैं। तो हाइपोडर्मिस थी, वहां पर किससे बनी हुई थी? कोलन काइमा। देखिए, इसको याद रखिए, दो वर्गी पौधों में जो हाइपोडर्मिस थी वो कोलन काइमा से बनी है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ जो हाइपोडर्मिस है हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है? ये हाइपोडर्मिस बनी है सेलेरन काइमा। ये पहला, सबसे पहला डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ जो हाइपोडर्मिस है वो कौन से खलिए से बनी है? सेलेरन काइमा। फिर बहुत सारे बिखरे हुए यहाँ पर वेस्कुलर क्या होते हैं? बंडल होते हैं, जिनमें से हर एक सेलेरन काइमा बंडल शीट और एक बड़े नुमाया ग्राउंड बॉक्स से क्या होता है? घिरा होता है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे ये शक्ल और ये शक्ल में आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये वेस्कुलर बंडल है और इस वेस्कुलर बंडल के अराउंड में देखिए यहाँ पर इस तरह से खलिए अरेंज है, दिख रहा है? यानी अंदर कौन है? अंदर फ्लोएम और जाइलम है, लेकिन फ्लोएम और जाइलम के अतराफ में कुछ खलिए मौजूद है। और ये जो सारे खलिए मौजूद है, ये सारे के सारे खलिए कौन से टाइप के खलिए? सेलेरन काइमा वाले खलिए मौजूद है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज याद रखना है कि यहाँ पर सेलेरन काइमा और साथ में ये कहां पर है? ग्राउंड सब्सटेंस के साथ बिखरे हुए हैं। नाउ वेस्कुलर बंडल जो होता है ये कंजॉइंट होता है और बंद होता है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं यहाँ पर वो कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट। हालांकि कॉन्जॉइंट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? कॉन्जॉइंट का मीनिंग हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा? एक होगा जाइलम और जाइलम के बाजू कौन रहेगा? फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरह से अगर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट। फिर दूसरा हमने कहा कि बंद। बंद का मतलब हमने क्या पढ़ा? क्लोज। क्लोज का मीनिंग मैंने क्या लिखाया कि वहां पर कैम्बियम कैम्बियम गैर मौजूद होता है। अगर कैम्बियम गैर मौजूद होगा तो इसका मतलब सानवी सानवी नमो नहीं होगी। किसकी सानवी नमो? फ्लोएम और जाइलम की। इसको अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। अगर आपने इसको सिस्टमेटिक सही तरीके से पढ़ा तो आपको सारा सबक आज ही याद हो जाता। दूसरा, बाहरी जो बंडल्स है, बाहरी यानी बैरूनी तौर पर अक्सर अंदरूनी बंडल के मुकाबले में छोटे होते हैं। यानी जो अंदरूनी बंडल है और जो बाहरी बंडल है, तो बाहरी बंडल की अगर हम बात करेंगे तो अंदरूनी बंडल के मुकाबले में जैसे अब अंदरूनी ये देखिए बड़े 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 हैं, लेकिन बाहर की बात करें तो सब छोटे छोटे होते हैं। नाउ फ्लोएम फ्लोएम पैरेन्काइमा गायब और वेस्कुलर बंडल में पानी भरी हुई वेस्कुलर होती है ना। जो फ्लोएम है उस फ्लोएम में पैरेन्काइमा होती है जो गायब और वेस्कुलर बंडल में पानी भरी होती है। तो फ्लोएम के अंदर पैरेन्काइमा गायब हो गई और उसके कंपैरिजन में जो वेस्कुलर बंडल है उसमें क्या हो गया?
पानी भरी हुई क्या मौजूद है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आमतौर पे हम आगे चल के पढ़ेंगे, वैक्यूल्स बोला जाता है उस साफ्ट को जो क्या करती है, स्टोर करके रखती है, जमा करके रखती है, उनको क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो भी पानी होता है उसको बोला सैप। सैप मतलब जूस, उस जूस को जमा करके रखा जाता है कहां पर, वैक्यूल्स। तो जैसा हमारे पास भी जखीरा अंदोजी होती है, हम गेहूं जमा करके रखते हैं, अनाज जमा करके रखते हैं, वैसे पौधे अपने अंदर कुछ चीजों को जमा करके रखते हैं, और जिस जगह वो जमा करके रखते हैं उस साफ्ट को क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स, लार्ज स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, वैक्यूल्स। तो यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है, फिर इसके अंदर फ्लोएम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, और आगे में कौन है, बंडल शीट। और यहाँ देखिए ये लार्ज कौन है, वैक्यूल्स। यहाँ देखिए यहाँ कौन है, लार्ज वैक्यूल्स, यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं। ठीक है, इस तरह से ये एक पूरी इनके अंदरूनी क्या होती है, साफ्ट मौजूद होती है। दोबारा बढ़ रहा हूं कि जिस तरह से इसको लाइन में 1 बाय 1 आप लिखेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, वैसे ही इसको 1 बाय 1 लाइन में लिखिए, नोट्स बनेंगे। इसके और इसके अरेंजमेंट को थोड़ा गौर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से और यहाँ पर जिस तरह से, यहाँ पर ये पूरे के पूरे खलिए जो है ये फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर देखिए वो एक लेयर में अरेंजमेंट, एक तय में अरेंजमेंट है। पित देखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, डेवलप्ड है। यहाँ पर पित देखिए, यहाँ पर पित उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बुनियादी चीजें, अगर आपने डाइकोटिलीडॉन तना, मोनोकोटिलीडॉन तना आजू बाजू लिखा और उनको आजू बाजू लिखकर इसके हाइपोडर्मिस में क्या है, इसके हाइपोडर्मिस में क्या नहीं है, इसकी कॉर्टेक्स में क्या है, इसकी कॉर्टेक्स में क्या नहीं है, यहाँ सानवी ग्रोथ होती है, यहाँ नहीं होती है। इस तरह के छोटे 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 बुनियादी पॉइंट्स अगर आपने बनाए तो आपके एक नोट्स तैयार होता और कंपैरेटिवली नोट्स तैयार होते, जिसको याद रखना आपके लिए क्या जाएगा, आसान। अगर एग्जामिनेशन में डाइकोटिलीडॉन पूछता है तो आपको सारी बातें 1 बाय 1 याद आ जाएगी। एग्जाम में अगर मोनोकोटिलीडॉन पूछता है तो याद आ जाएगी। एग्जाम में अगर दोनों को कंपैरिजन पूछता है तो भी आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा नोट्स बनाना है। नाउ अब पत्तों की बात हो रही है। हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास जब हम अंदरूनी साख्त की बात कर रहे हैं तो अंदरूनी साख्त में हमने सबसे पहले जड़ की बात किया, उसके बाद तने की बात किया, अब हम किसकी बात करने वाले हैं, पत्ते की, लीफ की। नाउ जो जोहरी बतनी दो वर्गी पत्तियां, यानी हम बात कर रहे हैं डॉर्सोवेंट्रल लीफ। डॉर्सोवेंट्रल लीफ, किसके डॉर्सोवेंट्रल लीफ की बात कर रहे हैं, डाइकोटिलीडोनस प्लांट की। ठीक है, नाउ जोहरी बतनी पत्ते के वर्ग यानी लेमिना, अगर आपको याद होगा तो हमने पत्ते के मामले में जब साख्ते पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये जो पूरा बड़ा सा पत्ता होता है इसको क्या बोला जाता है, उसका लेमिना बोला जाता है। याद आ रहा है, फिर यहाँ पर वो इस तरह से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो हमने कहा था कि ये होता है लेमिना। नाउ अब इस लेमिना की बात कर दे तो इस लेमिना के पार का वर्टिकल सेक्शन हमें 3 नुमाया हिस्से दिखाई देते हैं। अगर हम उसको कट करते हैं तो कट करने के बाद उसके क्रॉस सेक्शन में हमको क्या दिखाई देंगे, हमको 3 बड़े बड़े हिस्से दिखाई देंगे, 3 सेक्शन दिखाई देंगे। एक सेक्शन जो होता है इसको बोला जाता है एपिडर्मिस, जो बाहर का है। दूसरा यहाँ पर मौजूद होते हैं मीजोफिल खलिए, और तीसरा जो हिस्सा होता है वो वॉई निजाम का, यानी वेस्कुलर सिस्टम। और जब हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं या वॉई निजाम बोलते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां कौन है, जाइलम और फ्लोएम। तो हमने पहली ही बात बोला था एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है। पत्तों के अंदर अगर हम पत्तों के दरमियान पत्तों के अंदर अगर हम बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस की, ग्राउंड लेयर की, ग्राउंड बाफ्तों की, तो हमने कहा था कि पत्तों में ग्राउंड बाफ्त बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मीजोफिल सेल की। और तने में हमने कहा था किसकी है, पैरन कायमा खलियों की। याद आ रहा है पहली शुरुआत में। इसी तरह से हाथ में कौन सा, वेस्कुलर सिस्टम। तो हमने कहा था कि जो बाफ्तें होती है वो 3 तरह की बाफ्तें होती है, जड़ में भी, तने में भी और पत्तों में। और पत्तों में जो दरमियानी लेयर होगी या दरमियानी टिश्यू होंगे या जो ग्राउंड सब्सटेंस होंगे, ग्राउंड टिश्यू होगी, वो किससे बनी हुई होगी, मीजोफिल। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एपिडर्मिस पत्ते के ऊपरी और निचली सतह को ढकती है। अभी तक हम तने की बात कर रहे हैं, तो तने की जब हम बात कर रहे थे या हम जड़ की बात कर रहे थे तो जड़ के और तने के बाहर में कौन मौजूद थी, एपिडर्मिस। लेकिन जब हम पत्ते की बात कर रहे हैं तो पत्ते की ऊपरी सतह पे भी और पत्ते की नीचे, पत्ते के ऊपर पत्ते के नीचे दोनों भी जगह पर कौन मौजूद होती है, एपिडर्मिस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे ये भी और ये भी,
लेकिन ये जो एपिडर्मिस होती है, जो ऊपर और नीचे होती है, तो ऊपर वाली एपिडर्मिस को बोला जाता है एडैक्सियल और नीचे वाली को बोला जाता है अबैक्सियल। याद रहेगा, एपिडर्मिस पत्ते के अंदर ऊपर भी है नीचे भी, क्योंकि पत्ता जो होता है वो इस तरह से होता है, तना जो होता है इस तरह से गोल होता है, उसके अंदर वाला हिस्सा इस तरह। तो आजू बाजू जो होती है एपिडर्मिस, अंदर कौन होती है, पित्त, अभी पढ़े ना हमने। वैसे ही ये पत्ता है, पत्ते की ऊपर होती है एपिडर्मिस, पत्ते के नीचे होती है, ऊपर वाली को बोलते हैं एडेक, नीचे अबैक। ठीक है, नाउ निचली एपिडर्मिस, नाउ और इसके ऊपर ये जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर कौन मौजूद होती है, क्यूटिकल। और मैंने बार बार बोला कि क्यूटिकल ये नॉन सेल्यूलर है, गैर खलवी है, यानी यहाँ पर खलिया नहीं है। नाउ निचली एपिडर्मिस में ऊपरी एपिडर्मिस के मुकाबले ज्यादा स्ट्रोमेटा होता है। देखिए सवाल के बहुत अहम है, निचली एपिडर्मिस में ऊपरी यानी ऊपर के मुकाबले नीचे स्ट्रोमेटा के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। स्ट्रोमेटा क्या करती है, गैसों का एक्सचेंज करने का काम करती है, पानी के बाहर जाने का काम करती है, बराबर, ट्रांसपिरेशन में काम करती है। नाउ ऊपरी सतह पर दहन नहीं हो सकते, यानी दो चीजें हो सकते हैं, या तो ऊपरी सतह पर स्ट्रोमेटा होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। होगी तो भी नंबर कम रहेंगे, लेकिन नीचे स्ट्रोमेटा रहेंगे। तो याद रखना है, पत्ते की ऊपरी सतह पर कोई स्ट्रोमेटा नहीं होगी, और अगर होगी तो कम होगी, लेकिन निचली सतह पर स्ट्रोमेटा के नंबर ज्यादा होंगे। नाउ ऊपरी और निचली जो एपिडर्मिस है उसके दरमियान जो बाफ मौजूद होती है उसको क्या बोला जाता है, मेसोफिल लेयर। नाउ इसके जो खलिए होते हैं, इन खलियों में क्या मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वो कौन सा काम अंजाम देगी, जियाई तालीफ। फिर ये पैरेन्काइमा खलिए के बने होते हैं। ये जो मेसोफिल खलिए है, ये मेसोफिल खलिए असल में कौन है, पैरेन्काइमा खलिए, जो मॉडिफाई हो गया और उनके अंदर क्या मौजूद हो गई, क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से वहां क्या मौजूद होता है, जियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस का अमल। नाउ मेसोफिल में दो तरह के खलिए होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है प्लासिड पैरेन्काइमा, क्या बोला जाता है इसको, प्लासिड। दूसरे को बोला जाता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। किस तरह के, प्लासिड और स्पॉन्जी। देखिए यहाँ पर प्लासिड मेसोफिल, प्लासिड मेसोफिल का मतलब क्या हो गया, इस तरह से लंबूतरे, किस तरह के, लंबूतरे। तो लंबूतरे शक्ल के अगर होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, प्लासिड। और अगर दायरवी शक्ल के यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं तो हम उसको क्या करें, स्पॉन्जी टाइप हो। तो दो तरह के यहाँ पर पैरेन्काइमा खलिए मेसोफिल लेयर में मौजूद होते हैं या मेसोफिल खलियों में मौजूद होते हैं। एक प्लासिड टाइप होता है, दूसरा स्पॉन्जी टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं। नाउ ऊपरी सतह पर लगे हुए जो प्लासिड पैरेन्काइमा होते हैं वो लंबे खलिए होते हैं और एक दूसरे के मुतवाजी, दिख रहा है, लंबे और एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। फिर बैजवी और ढीले जो होते हैं वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ देखिए ये बैजवी है और इनके बीच बीच में बहुत ज्यादा गैप है। नाउ प्लासिड जो पैरेन्काइमा होते हैं उसके ठीक नीचे होते हैं कौन, जो प्लासिड काइमा है उस प्लासिड काइमा के ठीक नीचे कौन मौजूद होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल। और इन स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर क्या मौजूद होती है, एयर कैविटी। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद मेसोफिल, मेसोफिल में भी प्लासिड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, और उनके दरमियान में क्या मौजूद है, एयर कैविटी मौजूद है। नाउ इनके दरमियान में बहुत बड़ी बड़ी हवाई फिजाएं होती है। हवाई और फिजाई, उर्दू में अगर बात करेंगे तो हवा को हम फिजा बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया। तो बेसिकली ये बोलना ये चाह रहे हैं कि एयर कैविटीज, क्या बोलना चाह रहे हैं वो, एयर कैविटी। तो जो स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं, उनके दरमियान में क्या मौजूद होती है, एयर कैविटी। एयर कैविटी का मतलब क्या होता है, हवाई जगह, खाली जगह, ठीक है। नाउ वॉई बाफ में वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं। अब वॉई बाफ में हमने कहा कि वॉई बाफ मतलब वेस्कुलर निजाम। तो वेस्कुलर निजाम में हमने बोला कि दो तरह के, एक होता है फाइलम और एक जाइलम, दो तरह की वहां पर खलिए रहेंगे, एक होगा फ्लेम और जाइलम। नाउ जो वेन्स दरमियानी रंग में देखे जा सकते हैं, यानी इनके दरमियान में क्या है कि ये जो जाइलम है, ये जो फ्लोएम है, ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे ऐसा जैसा कि जरा अगर आपको याद होगा तो हमने पत्तों की साख में पढ़ा था वेनेशन, रगों का निजाम।
तो अब जो जाइलम और फ्लोएम है वो पत्तों में कहां पर मौजूद होंगे? रगों के निजाम में मौजूद होंगे, रगों के अंदर होंगे। तो जिस तरह से रग की हमने बात किए थे, वेनेशंस की बात किए थे, तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो वेन्स और दरमियानी रग में हमको क्या होगे देखने को मिलेंगे। नाउ वेस्कुलर बंडल का जो साइज है ये वेन्स के साइज पर मुनहसिर है, यानी वेन्स जितनी बड़ी होगी उतना वेस्कुलर बंडल होगा ना। दो वर्गी पत्तियों में जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन, याद आ रहा है हमने वेनेशन के भी अलग अलग टाइप पढ़े थे, कहां पर पढ़े थे हमने ये सब? मॉर्फोलॉजी में। हाँ नहीं, मॉर्फोलॉजी में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात पढ़ा था कि वहां पर अलग अलग टाइप के वेनेशंस के पैटर्न होते हैं, डिफरेंट टाइप के वेनेशंस होते हैं। तो हमने उसमें दो तरह के वेनेशन की बात किए थे, एक रेटिकुलेट वेनेशन की और एक पैरेलल मुतवाजी वेनेशन, जहां पर जो वेनेशन यानी रगे होती है वो इस तरह से लाइन से एक दूसरे के साथ जाती है, और इस तरह का एक बड़ा पत्ता हमने बनाए थे, और दूसरा हमने बनाए थे इस तरह से, या एक लाइन है और उससे जाने वाली है ना। तो एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है मुतवाजी। नाउ इनमें वेन्स की मोटाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, यानी जो पत्ते होंगे उसकी जो मोटाई, पत्ते हैं वो अलग अलग किस्म के होंगे, और पत्तों में अलग अलग जगह पर जो वेन्स होगी उसकी जो मोटाई होगी वो अलग अलग होगी। इसका मतलब जो वेस्कुलर बंडल है उसकी भी मोटाई अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर बंडल की जो भी साख्त है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वेनेशन, रगों के ऊपर डिपेंड है। नाउ वेस्कुलर जो बंडल्स है ये इन डार्क जड़ होते हैं, और हर एक मोटी दीवार वाली बंडल शीट खलिए से क्या होती है? घिरी होती है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम की जगह तलाश की, यानी अब आपको क्या बोलना है कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि पूरा बंडल शीट है, यानी जिसने उसको कवर करके रखा है, और अंदर कौन मौजूद है? फ्लोएम, और अंदर कौन मौजूद है? जाइलम। तो अब आपको बताना है कि जाइलम कौन है, फ्लोएम कौन है। तो ये जो दिख रहा है ये कौन है? जाइलम, और आजू बाजू कौन है? फ्लोएम। और हमने ये बात पढ़ा था कि जो जाइलम होती है उसके अतराफ में कौन मौजूद होती है? फ्लोएम। ठीक है, तो इस तरह से ये बुनियादी साख जो पत्तों के मामले में इसको याद रखना है। तो हम जब बात कर रहे हैं तो इनके अंदर भी तीन लेयर है। कौन कौन सी तीन लेयर है? एक है एपिडर्मिस जो सबके बाहर की है, दूसरी है अंदरूनी जिसको हम कह रहे हैं ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड सबसे ग्राउंड बाफ्ते, और तीसरी जो है हम इसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। एपिडर्मिस पत्तों के अंदर दोनों जानिब होती है, अबैक्सियल और एडैक्सियल, एडी एबी, अबैक्सियल नीचे, एडैक्सियल ऊपर। बात समझ में आई यहां तक? बहुत सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक मर्तबा छोटे छोटे नोट्स की शक्ल में इसको लिखना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये याद नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? अक्सर ऐसा लगता है कि ये याद हो गया, लेकिन इसको याद करने के लिए आपको घर बैठ के शक्ल बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम आपको एक मर्तबा तो भी अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, तब जाके ये बातें आपको याद रहेंगी। नहीं तो अगर आप सिर्फ इसको हिफ्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, आपको याद नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। यकबर्गी आइसोबाइलेटरल पौधे, हमने पहले जो बात किए थे आइसोबाइलेटरल पौधों की, तो वो दो यानी डाइकोटिलीडॉन की थी। अब हम मोनोकोटिलीडॉन की बात कर रहे हैं। नाउ कई लिहाज से आइसोबाइलेटरल पत्ते जोहरी बतनी पत्तों से मुशाबा होते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक वर्गी पौधा है जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये कैसा है? आइसोबाइलेटरल, बाइलेटरल, और दूसरा है जोहरी पत्नी। देखिए अब इसमें ना दो अल्फाज है, मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं तो आपको शायद बात समझ में आएगी। ये है डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब क्या है? जोहरी बतनी, ऊपर और नीचे। और ये देखिए ये क्या है? आइसो बाइलेटरल। लेटरल जब हम बोलते हैं तो हम किसको कहते हैं? लेटरल हम कहते हैं आजू बाजू। डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब सामने, और लेटरल मतलब आजू बाजू। जैसा मेरे हाथ है, ये इधर है, ये इधर है, आजू बाजू है। तो वैसे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा? लैटरल। और बायलेटरल का मतलब क्या है? दोनों भी जानिब। ठीक है, तो यहां पर आइसो बायलेटरल यानी दोनों जानिब वो एक जैसे। बात समझ में आ रही है ना? कई लिहाज से
आइसो बायलेटरल पत्ते जोहरी बतनी पत्तों से मुशाबा है, यानी जो मोनोकोटिलीडॉन के पत्ते हैं वो डाइकोटिलीडॉन के पत्तों से मुशाबा है। सिंपल मीनिंग ये है, ठीक है। दूसरा, ये मंदरजा झैल खुसूसियात दिखाते हैं, यानी जो मोनोकोटिलीडॉन पत्ते होते हैं वो कुछ अलग खुसूसियात दिखाते हैं। उसमें कौन है? इनमें जो दहन है यानी जो स्टोमेटा है ये एपिडर्मिस की दोनों सतह पर मौजूद होता है। वहां पर भी ऐसा था क्या? नहीं, वहां पर क्या था? नीचे की सतह पर था, ऊपर की सतह पे या तो कम रहेंगे या तो, लेकिन यहां पर दोनों सतह पर मौजूद है। पहला फर्क याद रहेगा। तो जो मोनोकोटिलीडॉन के पत्ते होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होती है वो दोनों भी तरफ होती है, ऊपर भी और एक। फिर मीजोफिल के प्लासिड खलिए स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में कोई तफरीक नहीं होती। वहां पर क्या तफरीक थी? प्लासिड लंबूत रहते और स्पॉन्जी गोल गोल थे। फिर प्लासिड के बीच में कोई खाली जगह नहीं थी, स्पॉन्जी के बीच बीच में एयर कैविटी थी। बराबर याद आ रहा है? तो वहां पर ये दो बड़े फर्क आप लोगों ने मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन यानी डॉर्सोवेंट्रल लिफ्ट और आइसोबायलैटरल लिफ्ट में याद रखना है। नाउ घास की जो पत्तियां होती है उसकी ऊपरी जो एपिडर्मिस होती है उसमें वेन्स के मुतवाजी कुछ खलिए होते हैं जो जसामत में बड़े होते हैं और इसी तरह से वो क्या हो जाते हैं? बेरंग हो जाते हैं। इनको बोला जाता है बुलीफॉर्म। क्या बोला जाता है इनको? बुलीफॉर्म ना। अब यहां देखो, यहां पर स्टोमेटा मौजूद है, यहां पर भी स्टोमेटा मौजूद है। फिर यहां पर जो खलिए है प्लासिड खलिए है। प्लासिड खलिए का मतलब ये हो गया कि यहां पर तो पूरे के पूरे प्लासिड है, यानी चाहे वो स्पॉन्जी हो, लेकिन यहां पर सारे के सारे खलिए एक जैसे और सबके बीच में उतना ही गैप है। इसका मतलब मीजोफिल के अंदर जो खलिए है उनमें प्लासिड और स्पॉन्जी में कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात कि यहां पर जाइलम और फ्लोएम दरमियान में मौजूद है, उसके अतराफ में बंडल शीट भी मौजूद है ना। जो दूसरा बड़ा जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है कौन सा वाला? जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एपिडर्मिस में वेन्स है और वेन्स के मुतवाजी कुछ खलिए होते हैं जो जसामत में बड़े और कैसे हैं? बेरंग है। अब वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर कौन मौजूद होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो इसका मतलब अगर बात करते हैं इन खलियों की तो उनकी जसामत क्या है? बहुत बड़ी है। नाउ जब ये बुलीफॉर्म खलिए पानी जज्ब करके तन जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं तो पत्ती जो लीफ है ये पूरी तरह क्या हो जाती है? खुल जाती है। और जब पानी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से वो पिचक जाती है। तो हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह से एकदम से स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन जैसे पानी कम होगा तो वो इस तरह से पिचक जाएंगी। तो पत्तियां अंदरूनी जानिब क्या होना शुरू हो जाती है? मुड़ जाती है, ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के अंदर हमको जो तब्दीली देखने को मिलती है क्या कि अगर वो स्ट्रेट है तो पानी का लॉस ज्यादा हुआ क्योंकि इधर से भी स्टोमेटा इधर से भी। लेकिन जब पानी ज्यादा हो गया, पानी की लेवल कम हो गया, तो अब वो पत्ती अपने आप को यानी पानी के लॉस होने से बचाने के लिए वो क्या करेंगे? अपनी साख्त को टेढ़ा कर देंगे, मोड़ देंगे। और मोड़ने की वजह से अब नीचे की जो स्टोमेटा है वो कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है तो उससे पानी खारिज नहीं होगा। तो पानी सिर्फ एक जगह से खारिज होगा। इस तरह से उसने अपने आप को क्या किया? पानी को बचा लिया। नाउ हम शक्ल में एक बात करें कि यकबर्गी पत्तियों में मुतवाजी रगीयत में वेस्कुलर बंडल्स का साइज तकरीबन क्या होता है? बराबर होता है सिवाय लंबी वेन्स के। नाउ हमने दो बातें की क्या कि जो वेन्स होती है उसी वेन्स के अंदर कौन मौजूद होती है? वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल का मतलब कौन होता है? फ्लोएम। और तो वेन्स और फ्लोएम और जाइलम की जो साइज होंगी वो तकरीबन बराबर। हमने वहां पर बोला था कि वेन्स और जाइलम का जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल का जो साइज है वो किस पे मुनासिर रहेगा? वेन्स पर। और वेन्स कई जगह पर मोटी भी हो सकती है, दुबली भी हो सकती है। तो इस तरह से वहां पर वेस्कुलर बंडल मोटे भी होंगे और लेकिन यहाँ पर उनकी जो साइज है वो एक जैसी है। तो वेन्स और वेस्कुलर बंडल के साइज में कोई फर्क यानी वेस्कुलर बंडल का साइज वेन्स के ऊपर मुनसिर नहीं है। या वेस्कुलर बंडल अगर वेन्स अगर बड़ी होगी तो वेस्कुलर बंडल भी बड़ा हो जाएगा? नहीं, दोनों की साइज अब तयशुदा है, एक जैसी है, ना बढ़ने वाली है ना। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से ये दो
पहले दो बड़े बड़े फर्क है और उसके बाद तीन नाम इसमें एक एक्स्ट्रा है। एक है बुली फॉर्म, और वो बुली फॉर्म के अंदर क्या होने वाला है, उस बुली फॉर्म के जरिए क्या होने वाली है, पत्ते सुखड़ने वाले और फैलने वाले। अगर उस बुली फॉर्म के अंदर पानी ज्यादा जमा हो गया तो खुल जाएंगे, फैल जाएंगे, और अगर कम हो गया तो मुड़ जाएंगे और क्लोज हो जाएंगे। नाउ अब ये पूरा जो सानवी नमू है, कैम्बर है, स्प्रिंग डोम है, हार्डवुड है, सैपवुड है, कॉर्क कैम्बियम है, जड़ों में, ये सब आपका हजफ हो गया है ना। ये देखिए इस तरह से हम तने की जब बात करते हैं तो तने के अंदर इस तरह की साख्तें हमको क्या होती है, देखने को मिलती है ना। तो इन्हीं साख्तों की बात में कर रहा था कि अगर हम तनों को देखते हैं तो इस तरह से, तो अब ये जो सानवी नमू वगैरह ये सारा का सारा टॉपिक इस साल आपके बुक में नहीं है, तो आपको सिर्फ यहां तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सबक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि जब आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करते वक्त आपने इनके नोट्स अच्छी तरह से बनाना है ताकि ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ठीक, चलो दुआ में याद रखो। और जो दूसरा सबक है जो इसकी शुरुआत में करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह जोहर की नमाज के बाद फिर हम दोबारा बैठेंगे। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा लेक्चर नहीं हुआ और अभी ये हफ्ते भी शायद नहीं होगा क्योंकि मेरा पीएचडी का वाइवा रहेगा, तो उसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज के दिन में और एक चैप्टर को हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक नया चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा और जोहर की नमाज यानी 2 बजे से इंशाल्लाह हम नया सबक की शुरुआत करेंगे। तो जोहर की नमाज आप 2 बजे से पहले पढ़कर आ जाइए, ठीक। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।